हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आपकी जो अध्ययन सामग्री है वो आप तक बराबर पहुंच रही है और आप उसका अध्ययन भी बराबर कर रहे हैं। तो चलिए अध्ययन की इस कड़ी को आगे बढ़ाते हैं और शुरू करते हैं आज की क्लास। देखिए प्यारे बच्चों, हम लोग अध्ययन कर रहे थे मानव के द्वारा किए जाने वाले प्राथमिक व्यवसाय का। प्राथमिक व्यवसाय का अध्ययन कर रहे थे हम लोग और 7 प्रकार के प्राथमिक व्यवसाय में से हमने कुल 6 व्यवसायों का अध्ययन कर लिया था। आज अंतिम प्राथमिक व्यवसाय है पशुचारण। तो चलिए शुरू करते हैं पशुचारण। अब देखिए पशुचारण मानव ने प्रारंभ कैसे किया। मानव की ऐसी कौन सी आवश्यकता थी जिसने उसको पशुचारण या यूं कहे पशुपालन करने के लिए प्रेरित किया। तो मानव क्या था, प्रारंभ में शिकार आखेट करता था, संग्रहण करता था। तो मानव के द्वारा ये दोनों ही गतिविधियां संपन्न करने के बावजूद, आखेट और संग्रहण करने के बावजूद मानव के जो जीवन का स्तर था, जीवन के स्तर का जो ढंग था, उसमें सुधार नहीं हो रहा था। या यूं कहें मानवीय जीवन का स्तर उच्च जाने की बजाय, उच्च स्तर होने की बजाय निम्न होता जा रहा था। या यूं कहें मानवीय जीवन का ढंग अच्छा नहीं था। तो मानव ने अपने जीवन स्तर को बढ़ाने के लिए, अपने जीवन के ढंग को ठीक करने के लिए मानव ने पशुपालन करना प्रारंभ कर दिया। अब मानव विषम परिस्थितियों में निवास करता था। तो विषम प्राकृतिक परिस्थितियों में मानव को जिस प्रकार के भी पशु मिले, उसने पशुओं का चयन किया और चयन करने के बाद जैसी परिस्थितियां थी, जिस प्रकार के पशु थे, मानव ने पशुओं को पालना प्रारंभ कर दिया। अब मानव ने आखेट संग्रहण के बाद पशुपालन प्रारंभ किया तो मानव को कौन कौन सी चीजें अतिरिक्त मिलने लगी। देखिए भोज्य सामग्री, चमड़ा और ऊन। क्योंकि इससे पहले मानव पशुचारण नहीं करता था तो उसको चमड़ा और ऊन की प्राप्ति नहीं होती थी। पशुपालन के बाद मानव को चमड़ा, ऊन और भोज्य पदार्थ मिलने लगे। अब प्रारंभ में मानव ने पशुपालन आदिम तरीके से शुरू किया। तो विषम परिस्थितियों में मानव ने पशुपालन प्रारंभ किया। तो जलवायु कैसी थी उस समय की, विषम परिस्थितियों वाली। देखिए उष्ण और शुष्क जलवायु अथवा शीतोष्ण और शुष्क जलवायु में मानव ने पशुचारण करना प्रारंभ किया। आगे देखिए, अब मानव था वो विषम परिस्थितियों में पशुपालन कर रहा था। तो धरातल कैसा था जहां मानव ने पशुपालन प्रारंभ किया, ऊबड़ खाबड़ और पर्वतीय। तो अब निष्कर्ष रूप में हम लोग कह सकते हैं कि मानव ने उष्ण और शुष्क तथा शीतोष्ण और शुष्क यानी विषम जलवायु में और विषम धरातल में, उबड़ खाबड़ और पर्वतीय क्षेत्रों में मानव ने पशुपालन करना प्रारंभ किया। अब मानव ने पशुपालन करना प्रारंभ कर दिया तो पशुपालन के प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से हैं, चलिए हम एक एक करके इनका अध्ययन करते हैं। पशुपालन के प्रमुख क्षेत्रों को हमने बांट दिया 4 भागों में। उष्णकटिबंधीय घास के मैदान, शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान, मरुस्थलीय क्षेत्र और पर्वतीय क्षेत्र। समझ पा रहे होंगे आप लोग कि हमने पशुपालन के क्षेत्रों को 4 भागों में बांट दिया। उष्णकटिबंधीय घास के मैदान, शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान, मरुस्थलीय क्षेत्र और पर्वतीय क्षेत्र। क्योंकि मानव विषम परिस्थितियों में व्यवसाय कर रहा था, पशुपालन कर रहा था, तो उष्ण, शीतोष्ण, मरुस्थल और पर्वतीय क्षेत्र सभी विषम परिस्थितियां हैं। चलिए हम इनका एक एक करके अध्ययन करते हैं। अब देखिए उष्णकटिबंधीय घास के मैदान, जहां पर 5 डिग्री से 30 डिग्री अक्षांशों के बीच में उष्णकटिबंधीय घास के मैदानों में मानव के द्वारा पशुचारण किया जाता था। अब इसको समझने के लिए आप लोग एक बार यहां देखिए कि ये यूं माने अपन पृथ्वी का ग्लोब है, पृथ्वी का आकार है और यह हो गई भूमध्य रेखा, ये हो गई भूमध्य रेखा। अब हम लोग जानते हैं कि
कि भूमध्य रेखा से उत्तर में 23.5 डिग्री कर्क रेखा और दक्षिण में 23.5 डिग्री मकर रेखा। तो यूं कहें मकर रेखा और कर्क रेखा के बीच का जो क्षेत्र है वहां पर उष्णकटिबंधीय घास के मैदान पाए जाते हैं और मानव के द्वारा वहां पर क्या किया जाता है, पशुचारण किया जाता है। देखिए ये वाला क्षेत्र, ये वाला क्षेत्र विषुवत रेखा के 30 डिग्री उत्तर और विषुवत रेखा के 30 डिग्री दक्षिण में मानव के द्वारा पशुपालन किया जाता है या पशुचारण किया जाने लगा। इसे उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहा जाता है। देखो बिल्कुल समझ पा रहे होंगे आप लोग, ये वाला क्षेत्र। अब देखिए इस क्षेत्र 5 डिग्री से 30 डिग्री अक्षांशों के बीच मानव समुदाय के द्वारा पशुपालन किया जाता है। प्रत्येक क्षेत्र में इनको अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। दूसरा 100 सेंटीमीटर से भी 100 सेंटीमीटर या उससे कम वर्षा वाले क्षेत्रों में उष्णकटिबंधीय घास के मैदान पाए जाते हैं जहां पर मानव के द्वारा पशुपालन किया जाता है। अब देखते हैं अपन अलग अलग देशों में इन्हें किन किन नामों से पुकारा जाता है। देखिए सूडान में इनको क्या कहा जाता है, उष्णकटिबंधीय घास के मैदानों को सवाना। वेनेजुएला में लानोस, ब्राजील में कंपास, इसको कंपास भी बोल सकते हैं और कंपास भी बोल सकते हैं। दक्षिण अफ्रीका में पार्कलैंड। तो अलग अलग देशों में इन उष्णकटिबंधीय घास के मैदानों को अलग अलग नामों से जाना जाता है। सूडान में इसको सवाना कहा जाता है, वेनेजुएला में लानोस, ब्राजील में कंपास और दक्षिण अफ्रीका में पार्कलैंड के नाम से जाना जाता है। तो ये है उष्णकटिबंधीय घास का मैदान। चलो दूसरे भाग का अध्ययन करते हैं, शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान। शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान जहां जो 30 डिग्री से लेकर 45 डिग्री अक्षांशों के बीच में स्थित हैं। अभी अपन ने समझा था उष्णकटिबंधीय घास के मैदान। अब देखिए 30 डिग्री से लेकर 45 डिग्री, 30 डिग्री से लेकर 45 डिग्री उत्तर में और दक्षिण में जो क्षेत्र है वहां पर क्या पाया जाता है, शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान। देखिए मैं गोल गोल बना रहा हूं इस वाले क्षेत्र में। तो इस प्रकार से आप समझ पाए होंगे कि शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान की स्थिति क्या है। और यहां पर 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा, 50 सेंटीमीटर या उससे कम वर्षा के ये क्षेत्र है। तो इनको भी जिस प्रकार से यहाँ स्वाना, लानोस, कंपास, पार्कलैंड अलग अलग नामों से संबोधित किया जाता है, उसी प्रकार यहाँ भी इसे अलग अलग नामों से संबोधित किया जाता है। चलिए हम एक एक करके देखते हैं। रूस, इसको रूस भी बोल सकते हैं, यूरेशिया भी बोल सकते हैं और मध्य एशिया भी बोल सकते हैं। तो मध्य एशिया, यूरेशिया या रूस में इसको क्या कहेंगे, स्टेपीज। संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में क्या कहेंगे इसको, प्रेयरी। आपकी जो पाठ्य पुस्तक है उसमें थोड़ी सी त्रुटि है, उसमें यहाँ पंपास दिखाया गया है, जो कि पंपास कहाँ है, अर्जेंटीना में। तो आप लोग इसको शुद्ध कर लेंगे। संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में क्या है, प्रेयरी। अर्जेंटीना में क्या है, पंपास या पंपाज। ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स के नाम से जाना जाता है। दक्षिण अफ्रीका में वेल्ड के नाम से जाना जाता है और न्यूजीलैंड में कैंटरबरी के नाम से जाना जाता है। तो ये थे शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान, जिनको भिन्न भिन्न देशों में भिन्न भिन्न नामों से जाना जाता है। अब देखिए थोड़ा सा ध्यान देंगे आप, यहाँ पार्कलैंड और यहाँ वेल्ड। यदि वेल्ड है दक्षिण अफ्रीका में तो शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है, यदि पार्कलैंड है तो दक्षिण अफ्रीका में उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है। तो इसे आप लोग ध्यान में रखेंगे। तो इस प्रकार से हमने अध्ययन कर लिया उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान और शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान। चलिए मरुस्थलीय क्षेत्र, तीसरा पार्ट आता है मरुस्थलीय क्षेत्र, जिसमें सहारा मरुस्थल, थार मरुस्थल,
कालाहारी मरुस्थल और अरब कंट्रीज के मरुस्थल, यानी विश्व के सभी मरुस्थलों में पशुचारण मानव के द्वारा किया जाता है। पर्वतीय क्षेत्रों में देखिए तो विश्व के सभी प्रकार के पर्वतीय क्षेत्रों में पशुचारण किया जाता है। तो पशुपालन के ये थे 4 प्रमुख प्रकार। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आए होंगे और इनको आप एक एक को नाम के अनुसार याद कर लेंगे। कक्षा 12 के इस लिहाज से भी ये इंपॉर्टेंट है और प्रतियोगी परीक्षा में भी पूछा जा सकता है और आप इनको आसानी से उत्तर दे सकते हैं कि सूडान में उष्णकटिबंधीय घास के मैदान को सवाना कहा जाता है, वेनेजुएला में उष्णकटिबंधीय घास के मैदान को लानोश कहा जाता है, ब्राजील में इसको कंपास कहा जाता है, दक्षिण अफ्रीका में पार्कलैंड कहा जाता है। फिर बारी आती है शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान की। रूस में, यूरेशिया में या फिर मध्य एशिया में क्या कहा जाता है इसको? स्टेपीज। संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रेयरी, अर्जेंटीना में पंपास, ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स, दक्षिण अफ्रीका में वेल्ड, न्यूजीलैंड में कैंटरबरी। तो ये अलग अलग नामों से आप इनको स्मरण कर लेंगे, याद कर लेंगे, तो आपकी परीक्षा की दृष्टि से भी और निकट भविष्य में प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी उपयोगी रहेगा। तो इसके बाद अब हम अध्ययन करते हैं पशुचारण के प्रकार, कि पशुचारण है वो कितने प्रकार से किया जाता है। अब हम बात करते हैं पशुचारण के प्रकारों की, कि पशुचारण पूरे विश्व में किस किस प्रकार से किया जाता है। तो मैंने इसको अध्ययन की सुलभता के लिए अंतर और विशेषताएं दोनों को एक में जोड़कर लिख दिया है। अगर पशुचारण के प्रकार चलवासी पशुचारण और व्यापारिक पशुचारण में यदि अंतर पूछा जाए तब भी हम ये सारे लिख सकते हैं। यदि चलवासी पशुचारण, व्यापारिक पशुचारण की विशेषताएं पूछा जाए तब भी हम ये लिख सकते हैं। तो अंतर और विशेषताएं दोनों को मिलाकर मैंने यहाँ अध्ययन की सुलभता के लिए एक साथ लिख दिया है। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं। पशुचारण के 2 प्रकार, एक चलवासी पशुचारण, एक व्यापारिक पशुचारण। चलवासी पशुचारण जो आदिम तरीके से घुमक्कड़ जीवन जीते हुए या यूं कहें पशुचारण की प्रारंभिक अवस्था के रूप में किया जाता है। व्यापारिक पशुचारण मानव के बौद्धिक कौशल और बौद्धिक विकास का प्रमाण है, जिसमें मानव ने व्यापारिक दृष्टि से, मानव ने व्यावसायिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से विकास करने के लिए व्यापारिक पशुचारण किया है। तो चलिए हम दोनों की विशेषताओं को एक एक करके अध्ययन करते हैं। जैसा कि हम इनकी पृष्ठभूमि से समझ गए हैं कि ये प्राचीन तरीकों से किया जाता है और ये नवीन व्यापारिक दृष्टिकोण से किया जाता है। चलिए, चलवासी पशुचारण यह जीवन निर्वाह की एक क्रिया है। मात्र जीवन निर्वाह हेतु चलवासी पशुचारण मानव समुदाय के द्वारा किया जाता है। दूसरा, व्यापारिक पशुचारण यह एक व्यापारिक क्रिया है, इसका उद्देश्य व्यापारिक है, इसका आधार मात्र जीवन निर्वाह है, तो इसका आधार क्या है? व्यापारिक आधार पर आर्थिक विकास हेतु व्यापारिक पशुचारण किया जाता है। चलो अगला देखते हैं। चरवाहे पानी और चारे की खोज में घूमते रहते हैं। चलवासी पशुचारण में जो चरवाहे हैं उनको पानी और चारे की उचित व्यवस्था नहीं मिलती, इसके लिए वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते हैं, जबकि इसमें चारे और पानी की व्यवस्था उचित होती है और जो चरवाहे होते हैं वो एक ही स्थान पर स्थायी निवास बनाकर रहते हैं। अगला देखते हैं। इनकी विधि, इनका ढंग क्या है? प्राचीन। ये प्राचीन ढंग से किए जाते हैं। इनकी जो विधि है वो प्राचीन है, आदिम तरीके की है, जबकि ये व्यापारिक आधार पर आधुनिकता के प्रभाव से की गई कृषि है। तो इसमें इनकी विधि वैज्ञानिक होती है। इनकी विधि प्राचीन और आदिम है तो इनकी विधि वैज्ञानिक है, क्योंकि ये व्यापारिक और आर्थिक विकास हेतु किए जा रहे हैं। अगला देखते हैं। चारा प्राकृतिक रूप से विकसित होता है।
चलवासी पशुचारण में जो मानव समुदाय है वो अपने पशुओं का भरण पोषण करने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर घुमक्कड़ रूप में घूमता रहता है, स्थानांतरण करता रहता है, जबकि ये व्यापारिक पशुचारण बिल्कुल स्थायी रूप से किया जाता है और इसमें चारे के लिए बड़े बड़े फार्म बनाए जाते हैं और उनको क्या कहा जाता है, रेंच कहा जाता है। इसमें चारा प्राकृतिक रूप से विकसित होता है, एक क्षेत्र में पशुओं ने चारा खा लिया, चारा खत्म हो गया, नए स्थान का चयन कर लिया जाता है, स्थानांतरण कर लिया जाता है, जबकि इसमें बड़े बड़े फार्म बनाकर उनमें पशुओं को पाला जाता है, बड़े बड़े फार्म बनाकर उनमें चारे की व्यवस्था की जाती है। चारे के लिए बनाए गए फार्म को क्या कहते हैं, रेंच। चलिए अगला देखते हैं। चलवासी पशुचारण में पशुओं के प्रजनन और नस्ल सुधार का प्रयास नहीं किया जाता है, नस्ल सुधार का प्रयास नहीं किया जाता है, क्योंकि ये आदिम तरीके से, प्राचीन तरीके से पशुचारण किया जा रहा है और इसमें पशुओं के प्रजनन और नस्ल सुधार पर विशेष ध्यान दिया जाता है, क्योंकि अधिकाधिक दूध देने वाले पशु, अधिकाधिक ऊन देने वाले पशु, अधिकाधिक मांस की प्राप्ति होने वाले पशुओं को इसमें पाला जाता है। तो उनमें अच्छे नस्ल के पशुओं के कृत्रिम गर्भाधान के माध्यम से प्रजनन की व्यवस्थाएं की जाती है और नस्ल सुधार के माध्यम से उचित प्रकार की उच्च श्रेणी की नस्ल के पशुओं को इसमें पाला जाता है। अगला देखते हैं, पशुओं के स्वास्थ्य और उपचार की व्यवस्था उचित नहीं होती है। पशुओं के स्वास्थ्य और उपचार की व्यवस्था उचित नहीं होती, क्योंकि ये प्राचीन तरीके से किए जा रहे हैं। जो मानव समुदाय है, जो पशुपालक है, वो भी निरक्षर है, उन्हें आधुनिकता का ज्ञान नहीं है और इस तरफ व्यापारिक आधार पे की जा रही है और पशुओं के स्वास्थ्य और उपचार की उचित व्यवस्था की जाती है। चलो अगला देखते हैं। यह अर्ध शुष्क क्षेत्रों की कठोर जलवायु में होता है। चलवासी पशुचारण अर्ध शुष्क क्षेत्रों की कठोर जलवायु में किया जाता है, जबकि यह मुख्यतः शीतोष्ण घास के मैदानों में किया जाता है। प्रेरी, पंपा, स्टेपीज, डाउन्स, वेल्ड्स, कैंटरबरी, जो शीतोष्ण घास के मैदान हैं, उनमें व्यापारिक पशुचारण किया जाता है। तो देखते हैं अगला। यह पुरानी दुनिया तक सीमित है। आज भी ये लोग, चलवासी पशुचारण वाले लोग, घुमक्कड़ जीवन व्यतीत कर रहे हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होते रहते हैं। तो प्राचीन तरीके से ही, पुरानी दुनिया के ही तरीकों से ये कृषि की जा रही है, ये पशुपालन किया जा रहा है और इस तरफ यह नई दुनिया के देशों में प्रचलित है। यानी ऐसे देश, ऐसे विकसित और विकासशील देश जो नई तकनीकी, नए वैज्ञानिक दृष्टिकोण से पशुचारण करते हैं, अधिकाधिक लाभ प्राप्ति हेतु किया जाता है। अगला देखते हैं। इसमें चलवासी पशुचारण में मुख्य पशु कौन कौन से पाले जाते हैं? तो हमने पहले ही बात की थी कि प्राकृतिक प्रदेशों में मानव ने वहां पर पाए जाने वाले जानवरों को, पाए जाने वाले पशुओं को चुन लिया और उनके साथ पशुचारण करना प्रारंभ कर दिया। तो देखते हैं, टुंड्रा प्रदेश में रेंडियर और केरीबू को पाला जाता है। मरुस्थलीय प्रदेशों में ऊंट को पाला जाता है। अरब देशों में गाय, भेड़, बकरी, गधे, घोड़े और खच्चर को पाला जाता है। पर्वतीय प्रदेशों में याक। यानी जिस प्रकार की प्राकृतिक दशाएं हैं, जिस प्रकार के जानवर, जिस प्रकार के पशु इन क्षेत्रों में पाए जाते हैं, मानव समुदाय ने उन्हीं पशुओं को पालतू बना लिया है। दूसरी तरफ ये व्यापारिक आधार पे की जाती है और व्यापारिक लाभ हेतु पशुओं को पाला जाता है। यहाँ तो क्या था, जैसा प्राकृतिक प्रदेश था वहां पाए जाने वाले जानवरों को ही चुन लिया गया और पाल लिया गया, लेकिन यहाँ व्यापारिक आधार पर अधिकाधिक लाभ प्राप्ति हेतु पशुओं को पाला जाता है और जिससे उन देशों की विशेष पहचान बन जाती है कि प्रत्येक देश किसी एक विशेष वस्तु के उत्पादन में विशेष योग्यता रखता है। देखिए, जैसे डेनमार्क
और न्यूजीलैंड किसके लिए प्रसिद्ध है? दुग्ध उत्पादन के लिए। डेनमार्क और न्यूजीलैंड दूध के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ दूध व्यवसाय है, यूं कहें उपभोक्ता वस्तुओं की जो मांग है उसके अनुसार व्यापार किया जाता है। ऑस्ट्रेलिया दूध और ऊन के लिए प्रसिद्ध है। संयुक्त राज्य अमेरिका दूध और मांस के लिए प्रसिद्ध है। तो इस प्रकार से यहाँ व्यापारिक आधार पर अधिकाधिक लाभ प्राप्ति के आधार पर पशुओं को पाला जाता है। यहाँ प्राकृतिक परिवेश के अनुसार वहां पाए जाने वाले जानवरों को ही चुनकर पाला जाता है। तो प्यारे बच्चों, हमने अध्ययन किया पशुपालन का, पशुपालन के प्रकारों का, पशुपालन के क्षेत्रों का। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। तो इस प्रकार से हमारा जो प्राथमिक व्यवसाय का जो अध्याय चल रहा था वो संपूर्ण होता है। तो अपनी अध्ययन की रुचि को बनाए रखिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।